आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चौदह सितंबर का दिन भर है ये। मेरा नाम नितिन ठाकुर। हो जाइए रिलैक्स और आराम से सुनिए कि देश दुनिया में पूरे दिन आज क्या क्या घटा। बात आज करेंगे महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जिनके नाम से आज यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है अलीगढ़ में। तो कौन थे महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी खुली है उसका पॉलिटिकल महत्व क्या है इस चुनावी बेला में, ये बड़ा सवाल है। माहौल से ठंडा है लेकिन राजनीति में गर्म है हिमाचल प्रदेश, तो उसका हाल भी लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 5 दिन के अंदर दिल्ली से फिर कॉल आ गया है और माना जा रहा है कि मंत्री परिषद में अब बदलाव मुमकिन है। कुछ का तो कहना यह भी है कि मंत्री छोड़िए बदलाव सीएम में भी हो सकता है। फिर होगी अमेरिका की बात, जिसकी अफगान पॉलिसी भयंकर कंफ्यूजन की शिकार लग रही है। अफगानिस्तान को एक पैसे की भी मदद करने से इनकार करने वाला ये देश फिर से उसे आर्थिक मदद देने को राजी है। यूएन तो देगा ही, तो सवाल है कि अंकल सैम को कैसे भरोसा है कि उनका पैसा अफगानियों को खाना खिलाने में ही लगेगा। और आज चलेंगे बीएसपी प्रमुख मायावती के गांव बादलपुर, जहां लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी पहुंचे और लोगों का चुनावी मूड भांपने की कोशिश की। फिलहाल आ गई हैं खुशबू, हेडलाइन सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। इसके लिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया था और ऑपरेशन के दौरान दोनों आतंकियों के अलावा भी 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए गुजरात सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यहाँ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इन शहरों में किसी भी कार्यक्रम को 10 बजे तक खत्म करने और अधिकतम 400 लोगों को बुलाने के निर्देश हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में बच्चों में डेंगू और वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। आईएमए आगरा के अध्यक्ष राजीव उपाध्याय ने कहा कि 40 से 50% मरीज डेंगू और वायरल फीवर से बीमार हैं और 60% मरीज बच्चे हैं। नेता सुष्मिता देव को अब ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। टीएमसी ने सुष्मिता को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया गया है और ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी भी दे दी गई है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली समिति शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में विचार करेगी। ये कोविड का प्रकोप शुरू होने के बाद से जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक होगी। पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। टाटा सन्स लिमिटेड अब एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर जा रहा है। टाटा ग्रुप अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति करना चाहता है। यानी अब ग्रुप में चेयरमैन और सीईओ अलग अलग होंगे। अगस्त के थोक महंगाई के भी आंकड़े आ गए हैं। ये उससे पिछले महीने के मुकाबले मामूली तौर पर बढ़ी है। थोक महंगाई अगस्त में 11.39% रही, जो जुलाई में 11.16% रही। थोक आधार पर खाने पीने के सामान में सबसे ज़्यादा महंगाई प्याज में आई है। और T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने आज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। संन्यास लेने की घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज के जरिए किया। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज आपकी नजर एक खबर पर जरूर गई होगी सुबह से। खबर यह है कि लंबे इंतजार के बाद आज यानी 14 सितंबर 2021 को राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह काम किया। राजा महेंद्र ने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी, लेकिन उनका नाम वहां अंकित नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। तो इसी के चलते बार बार विवाद हो रहा था। एएमयू का नाम बदलने की मांग होती रही। इसका हल निकाला फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक और विश्वविद्यालय शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन भी हुआ है। और यूपी इलेक्शन से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी तौर पर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। उद्घाटन करते वक्त पीएम ने कहा कि दुनिया भारत की ताकत देख रही है। डिफेंस की फील्ड में आधुनिक ग्रेनेड, राइफल से लेकर लड़ाकू विमान,
आधुनिक ड्रोन और युद्धपोत जैसी चीजें मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जनता को साल 2017 से पहले घोटाले जो होते रहे उनकी याद दिलाई। वो क्या बोले, सुनाता हूं। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको, जानते हैं कि कौन थे राजा महेंद्र प्रताप। बता रहे हैं अलीगढ़ से आज तक रेडियो के रिपोर्टर संजय शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह मुरसान के ठिकानेदार उनके पुत्र थे और वो जन्म के 2.5 साल बाद फिर वो हाथरस राज परिवार में गोद आ गए थे। और इसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने घर में देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बातें चल रही हैं। उनके जो दादा थे वो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे और 3 साल उन्होंने अंग्रेजों को लगान और बाकी सारे पैसे जो अंग्रेज टैक्स आए दिन लगाते थे वो देने से मना कर दिया था। तो उनका संघर्ष 1818 से ही शुरू हो गया था। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश को आजाद कराने की मुहिम तेज करते हुए पहले वो जर्मनी गए, इसके बाद जापान गए और कई देशों का उन्होंने दौरा किया जहां वो निर्वासित सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन अफगान के स्टार पैलेस में, जहां अफगानिस्तान को जिस पैलेस में आजादी मिली, सत्ता हस्तांतरण हुआ 1906 में, उसी पैलेस में उन्होंने पैरेलल सरकार गठित की, निर्वासित सरकार का गठन किया और उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और जाहिर है कि वो निर्वासित सरकार, उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी निर्वासित सरकार के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर देश को आजाद कराने के लिए पहले से ही प्रशासनिक रूप से ये ऐलान करने को कि भारत अपने आप गणतंत्र को नियंत्रित करने में, चलाने में सक्षम है और यहाँ की सरकार चलाने में, लिहाजा इन्होंने संदेश अंग्रेजों को देने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उस समय यहाँ के जो रजवाड़े थे भारत में जो मौजूद थे, उन्होंने उस तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह का साथ नहीं। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी कायम किया था, लेकिन जब देश आजाद हो गया और आजाद होने की बातें होने लगी, 1946 में वो वापस आए। 1947 में, इसके बाद 1952 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीते भी, सांसद भी बने। अच्छा, अब एएमयू के बरक्स एक और यूनिवर्सिटी खुली है संजय। बात तो बहुत अच्छी है कि एक और यूनिवर्सिटी खुल गई है, लेकिन एएमयू के नाम पर सियासत खूब होती रही, तो क्या इस नई यूनिवर्सिटी से भी कुछ सियासत साधी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। सियासत का जरिया तो है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल में, यानी 6 महीने रह गए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसमें जिस तरह से ये ऐलान किया है और इस सारी परियोजना को लेकर आए हैं, हालांकि इसकी बुनियाद 2 साल पहले से डलना शुरू हो गई थी, अब जाकर इमारत बनने आई है। तो इसको, लेकिन सिर्फ ये संजोग नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ संजोग है। राजनीति में कोई भी चाल बिना किसी सोच समझ के नहीं होती है और ये पूरी तरह से ये समझा जाता है कि अभी अगर इस चीज का बीज वपन होगा, इतने दिनों में ये पौधा पनप कर थोड़ा बड़ा होगा और इतने साल में ये वृक्ष बन जाएगा। ये सारी चीजें समझदारी के साथ और पूरी सोच के साथ सुनियोजित ढंग से होते हैं। लोग ये जरूर कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर राजा महेंद्र प्रताप के परपोते चरत प्रताप सिंह, उनसे हमारी बात हुई और उनका भी यही कहना था कि अगर राजनीति होती है, राजनीति करने वाले हर चीज में, हर कदम में, हर जगह राजनीति रहती है, लेकिन जिस तरह से उनका ये कहना है कि ये देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लेकर और अभी तक के इतिहास में आज का दिन अहम इसलिए है कि उन ऐसे वीर सपूतों जिन्होंने अपने 36 साल देश की आजादी के लिए और इस सुनहरे सपने के साथ गुजार दिए परदेश की धरती पर कि एक दिन भारत आजाद होगा और हम यहाँ से सरकार चला रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत आजाद हो रहा है। तो ऐसे में इतिहास को फिर से लोगों के सामने लाना ये एक बड़ी बात है। और जहां तक राजनीति की रही बात, तो राजनीति तो अपने हिसाब से चल रही है, क्योंकि अयोध्या से अलीगढ़ की बात करें तो अभी तो राजनीति चुनावी का कहरे का ये सिर्फ शुरू हुआ है, जिसमें अयोध्या है, अलीगढ़ है और अब्बाजान है। डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट का भी आज उद्घाटन हुआ है,
तो उससे क्या हासिल होगा, कब तक इसके पूरे होने की उम्मीद है? इसके पूरे होने का लक्ष्य, इस तरह की परियोजनाएं तो सतत चलने वाली परियोजनाएं होती हैं, लगातार चलने वाली, और उसमें लगातार कुछ ना कुछ इजाफा होता रहता है। लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है कि 2024 तक ये परियोजना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लायक हो जाएगी, दिखने लगेगी। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज होंगी जिसमें अत्याधुनिक तकनीक को लेकर परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी वहां, और एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा जिसमें तरह तरह, सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आधुनिक तकनीक के हथियार और उन्नत आयुध निर्माणी कारखाने यहाँ पर लगेंगे, जिससे इनका कहना है कि न केवल हमारी तकनीक बल्कि तकनीकी शिक्षा में एक बहुत ग्राफ ऊंचा जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की सरहद सीमाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि हम उन्नत तकनीक को विदेशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भी यहाँ लाएंगे और उस उन्नत तकनीक के हथियार बनाने में हम सक्षम होंगे। न केवल ये इलाका बल्कि पूरा देश सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होगा। हालांकि यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि गैस प्लांट यहाँ पर लगा था, एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट, लेकिन इसके बावजूद उतनी लोगों की उम्मीदें जो रोजगार को लेकर थीं वो पूरी नहीं हुई हैं। तो उनके मन में आशंका जरूर है कि क्या ये सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को उस अनुपात में रोजगार मिल सकेगा, या फिर बाहर के लोग ही आकर इसमें अपनी दखलंदाजी करेंगे। ये तो खैर उनकी आशंका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर आयुध निर्माणी और डिफेंस का जो ये कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, ये देश में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। एक यूनिवर्सिटी, यानी एक तरफ शिक्षा की मसाल जलेगी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी। शिक्षा और सुरक्षा सबकी कुंजी इसी अलीगढ़ में दिखाई पड़ेगी। बीजेपी सूबों के निजाम बदलने पर आई है। 6 महीने में असम, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, 4 राज्यों में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए। सुगबुगाहट है कि हिमाचल भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, और चर्चा गरमाई इसलिए क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर को 5 दिन के अंदर ही दोबारा दिल्ली बुलाया गया। आज दिल्ली में है वो। उनकी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े नेताओं, मंत्रियों से मुलाकात होनी है। मुलाकात में क्या होगा ये तो मुलाकात के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी से विपक्षी पार्टियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लें। तो अब विपक्ष तो विपक्ष है, उसका जो काम है वो करेगा। मगर सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि कोई मुख्यमंत्री यदि दिल्ली आया है तो इसे नॉर्मल क्यों नहीं माना जा रहा? वो आए हैं तो इसे तलब किया गया, उन्हें ऐसे क्यों देखा जा रहा है? हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, धारणाएं बन जाती हैं। क्या होता है कि अटकलें इसलिए लगती हैं कि हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ होता है। अगर आप देखिए कि राजनीतिक माहौल जो बना, उसमें उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल डाले, और उसके बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को हटा करके बासवराज बोम्मई जी मुख्यमंत्री बनाए गए, और इनके दिल्ली आने से ही अटकलों का दौर शुरू हुआ। फिर बातें हुई कि केंद्र सरकार और केंद्रीय बीजेपी संगठन जो है, उसको लगता है कि इनके नीचे अगर चुनाव हुआ तो पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, और आगे की राजनीति को सुधारने और करेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री के पद में बदलाव हुआ। इसीलिए अब एक अजीब सा माहौल बन गया है, जिसमें अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अगर दिल्ली आता है तो लगता ही है कि वो बदला जाने वाला है। लेकिन इसमें एक जो अलग हादसा हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए। विजय रूपानी को हटा करके उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए। ना तो रूपानी साहब, ना तो कोई बैठकें हुई, ना आरएसएस से परामर्श हुआ, और ना ही ये अटकलें लगी कि उनकी परफॉर्मेंस खराब रही, क्योंकि पिछले 6 महीने से करीब ये तय था कि वो जाएंगे। इसलिए मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली जो आ रहे हैं, उनका जो दिल्ली दौरा है, उसको लेकर के जो अटकलें लग रही हैं, उनको बीजेपी और सरकार इस समय उसको पूरे सिरे से खारिज कर रही हैं। और वो ये कह रहे हैं कि एक किसी मुख्यमंत्री का जो एक हर महीने, हर 2 महीने में केंद्र सरकार से समन्वय और केंद्रीय संगठन से समन्वय होता है, उसके लिए जो जयराम ठाकुर हैं वो दिल्ली आए हैं। और सूत्रों ने हिमाचल सरकार में हमें बताया है कि करीब 5-6 दिन पहले से ही ये इत्तला कर दी गई थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली इस समय आने वाले हैं। तो यानी कि ये जो ट्रिप है उनका, यहाँ दौरा है दिल्ली में शिमला से, वो पूर्व निर्धारित था।
तो पूर्व निर्धारित अगर मामला होता है तो अमूमन ये नहीं कहा जा सकता है सेफली कि बदलाव के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि राजनीति में जब कोई नेता दिल्ली आता है तो उसको बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, और तलब करने में एक फौरी तौर की अर्जेंसी होती है कि उनको अर्जेंटली बुलाया गया कि कल आइए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जयराम ठाकुर को लेकर के अटकलें जो है बीजेपी उनको खारिज कर रही है। अच्छा, किन आधार पर मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है राहुल जी, और मुख्यमंत्रियों को बदलने की जो कवायद है ऐसी क्यों लग रही है जैसे किसी मुहिम के तहत ये सब हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने ताबड़तोड़ एक श्रृंखला में 5 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना इस तरह की राजनीतिक अटकलों को जरूर ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप इसको इस नजरिए से भी देखिए कि एक तो बीजेपी का एक लग रहा है कि एक सिस्टम है असेसमेंट का, इंटरनल असेसमेंट का, कि वो लगातार असेसमेंट करती रहती है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और कौन हमें चुनाव जिता सकता है। यानी चुनाव जो है वो सर्वोपरि हो गया है, चुनाव इतना जरूरी हो गया है कि बीजेपी ने एक बात सिग्नल सबको भेज दिया है बड़ा क्लियर कि कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं है साहब, कि आप बड़े नेता हैं, आप कुछ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप सत्ता में काबिज रहेंगे और सर्वाइवर रहेंगे कि आप चल रही है आपकी गाड़ी, आप मुख्यमंत्री बने हुए। ये खुशफहमी जो है ये बीजेपी ने अब खत्म कर दी है। दूसरी तरफ एक जो नेता आए हैं वो अचानक नए नेता हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, दिल्ली अब सबको रिमोट कंट्रोल करेगा। ये बात भी सही है, लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि अगर आप देखें कि पंजाब में कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन पूरा आगे नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि उनको भी नेतृत्व परिवर्तन की अगर लगता है कि आगे आने वाले में समय में जरूरत है तो कांग्रेस थोड़े हाथ खींच के रही। लेकिन आप बीजेपी की देखिए कि उसने कोई झिझक नहीं दिखाई। सर्बानंद सोनोवाल पॉपुलर लीडर थे, मास नेता हैं, उसके बावजूद उनको हटा के हेमंत बिश्व शर्मा को लाए क्योंकि बढ़िया मैनेजर है। रूपानी जी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया। भूपेंद्र पटेल 59 साल के हैं। 59 साल मतलब बीजेपी अगर 75 साल पे पब्लिक ऑफिस की सीलिंग लगाती है तो उनके पास अभी 16 साल और है राजनीति के। वो केड़ुआ पटेलों के नेता हैं, समाज से जुड़े हुए, संगठनों से जुड़े हुए हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो बीजेपी के पास अगले 16 साल के लिए एक पटेल नेता खड़ा हो जाता है। इसी तरह से उत्तराखंड में धामी साहब को ला करके बीजेपी ने एक कोशिश की कि उसके पास एक फ्यूचर का नेता हो। कर्नाटका में बीजेपी अटकी पड़ी थी क्योंकि येदियुरप्पा 75 से ऊपर हो गए थे, उनके बारे में रिपोर्ट आती थी कि वो नहीं, अब उनका बेटा सरकार चलाता है। लेकिन बीजेपी थोड़ा अचकचा रही थी क्योंकि उसके पास कोई लिंगायत नेता नहीं था। येदियुरप्पा लिंगायत वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, और इसी को देखते हुए देखिए किस तरह से बीजेपी ने बासवराज बोम्मई को ले आए और जिस तरह से तुरंत चेंज करके उन्होंने एक नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की। तो मैं ये भी कहूंगा कि हालांकि एक लेवल पे बीजेपी ये दर्शा रही है कि चुनाव के आगे नेतृत्व बड़ा नहीं, जीत के आगे नेतृत्व इंडिविजुअल बड़ा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस कवायद में, चाहे लोग विपक्ष उन्हें बौने नेता कहे या कुछ कहे, लेकिन एक नया नेतृत्व राज्यों में वो लाने की लगातार कोशिश में लगी हुई है। ये बीजेपी के लिए प्लस है। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं है। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया ने चिंता जाहिर की थी। जो मंजर दिखाई दिए वो इतिहास के चंद सबसे क्रूरतम दृश्यों में से थे। सारे देश परेशान थे, अमेरिका भी परेशान दिख रहा था और कह रहा था कि अब हम यहाँ पर एक भी डॉलर खर्च नहीं करेंगे। पता चल रहा है कि $64 मिलियन यानी कि 470 करोड़ की मानवीय सहायता देने को राष्ट्रपति बाइडेन अब राजी हो गए हैं।
गजब का यूटर्न है। इसके पहले चाइना ने $31 मिलियन की मदद का ऐलान किया था, यूएन अलग से राशि भेजेगा। अब समस्या जो है वो सहायता करने में नहीं है। आम अफगानों को कोरोना वैक्सीन मिले, खाना मिले, घर मिले, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन जिस सरकार में हक्कानी बैठे हों, जिनको अमेरिका दुश्मन मान रहा है, उसका भरोसा कैसे किया जाए? क्या गारंटी है कि ये पैसा अफगान जनता को राहत देने में खर्च होगा? कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान जो है तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाल रहा है। अब पाकिस्तान तो चोरी छिपे पाल रहा होगा, पर अमेरिका का इरादा क्या है? वो क्यों इतनी बड़ी रकम सौंप रहा है? हमने सारी बातें दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत से कहीं और उनका रिएक्शन लिया। देखिए, दो चीजें, एक तो जो अमेरिका ने कहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मदद होगी वो डायरेक्टली तालिबान के पास ही जाएगी, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का प्रावधान है। तो उस चैनल को यूज करने की कोशिश होगी। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि और ये चाहेगा कि सिर्फ चाइना ही वहां पर गेम में ना रहे, क्योंकि चाइना ने पहले ही घोषणा कर दी थी एक एड की। तो वो एड पैकेज को लेकर ये न लगे कि सिर्फ चीन ही वहां पर एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा है। अमेरिका के लिए भी ये मुझे लगता है जो डिसीजन मेकर्स है अमेरिका में, उनको भी ये दिखाना है कि वहां पर अमेरिका भी जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो रहा है उसमें मदद करने को तैयार है, क्योंकि बाद में अमेरिका के ऊपर ये भी सवाल उठेगा कि अगर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कंटेन नहीं होता है कि जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं अफगानिस्तान के, वो IMF और वर्ल्ड बैंक में किए हैं और उसमें अमेरिका उनको रिलीज करने के पक्ष में नहीं है। तो अगर ये क्राइसिस हाथ से निकल जाता है या ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी काफी हद तक अमेरिका के ऊपर थोपी जा सकती है। तालिबान भी कर सकते हैं और चीन भी कर सकता है। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये प्रावधान की घोषणा की गई है। और इसका ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होता है, मुझे तो जहां तक लगता है कि ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन से, उसके थ्रू होगा, न कि तालिबान को पैसा दिया जाए। अच्छा, लेकिन फिर भी एक सवाल है, भारत के लिहाज से भी अहम है। ये बताइए कि जो फंड मिलेगा उसका इस्तेमाल तालिबान कैसे करेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। ऐसे में भारत को क्या इस फंडिंग पर कोई ऐतराज होना चाहिए? देखिए, ये जो एक बड़ा मुद्दा है अफगानिस्तान को लेकर कि पहले तो मुझे, जैसा मैंने पहले कहा, कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये फंडिंग तालिबान को दी जा रही है। तो फंडिंग किस तरह से यूज होगी ये अभी भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्पष्टता है। लेकिन जहां तक क्राइसिस का सवाल है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और उसमें अगर वो ज्यादा बढ़ता है अफगानिस्तान में तो उसका नुकसान पूरे साउथ एशिया में फैलेगा और उसमें भारत को भी नुकसान काफी हद तक हो सकता है। तो मेरे विचार से बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जहां अगर इस बात में क्लैरिटी है कि ये फंडिंग को कैसे यूज किया जाएगा, अगर एक फंडिंग कंडीशनल है और ये फंडिंग ट्रांशेस में रिलीज की जाएगी, जिसमें कि अगली जो इंस्टॉलमेंट है या अगला जो ट्रांच है वो तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले ट्रांच का किस तरह से इस्तेमाल हो रही है उसमें दिखाया जाए, वो उसमें स्पष्टता हो। तो अगर ऐसा प्रावधान इस फंडिंग में होता है और इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है और ये तालिबान को स्ट्रांग नहीं करता है और ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ पर ऑर्डनरी अफगान से उनकी मदद के लिए आता है, तो इसमें भारत को बहुत ज्यादा आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये तो हुई आज की खबरों पर बातचीत। अब आपको लिए चलते हैं यूपी के नोएडा में। दादरी विधानसभा सीट का गांव है बादलपुर। बीएसपी प्रमुख मायावती के गांव के रूप में इसकी बड़ी पहचान है। और अब यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहते हैं ना कि किसी तने की मजबूती का पता उसकी जड़ से लगता है। तो सियासत भी यही है, लीडर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसका आकलन करने के लिए गढ़ों का हाल लिया जाए। यही सोचकर हमारे सहयोगी द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी पहुंचे हैं बादलपुर में। तो आइए सुनते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। के चैनल के माध्यम से हम बहन जी तक खबर सूचना देना चाह रहे हैं। स्कूल बनाए, पॉलिटेक्निकल स्कूल बनाए, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन गांव की जमीन कौडियों के भाव ली। अच्छी बात है कॉलेज बने, लेकिन गांव का भी उद्धार करना चाहिए था। हमारे गांव की जो मुख्यमंत्री रही है
उनको गांव के विषय में भी ये सोचना चाहिए था। गांव में जब स्कूल कॉलेज बने तो उद्धार नहीं हुआ? नहीं, वो जमीन तो ले ली 300 साढ़े 300 रुपए में। सब पे देखिए, सब किसानों पे 2-2 बीघे जमीन है। लोकल छोटा किसान है यहाँ पर, कोई बड़ा किसान नहीं है। 20 बीघे का, 30 बीघे का, 2-2 बीघे का किसान है। अब ये बच्चे हैं, हम भी एक युवा ही है, हम सब काम कर रहे हैं। हम सरकारी ड्यूटी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और हमारी छोटी छोटी ज़मीन कौड़ियों के भाव चली जाएगी तो चलो हमने कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए, कुछ आगे जाके कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, हम नहीं हुए आगे जाके, तो हम अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? चलो उद्धार बताते हैं बादलपुर का, पार्क बताएंगे बच्चे, भैया हमारी ज़मीन गई थी, पार्क बन गया। उद्धार बताएंगे, आपके लिए कॉलेज बन गया। हमारे गांव में हमें तो देखो 3 विकास दिखते हैं अपने गांव में, 3 विकास आपको गिनवा दूंगा। प्रशासन के लिए थाना, और पिटने के लिए और भर्ती होने के लिए हॉस्पिटल, और फूकने के लिए शमशान घाट। ये 3 कार्य तो मुझे दिखते हैं अपने गांव में। और ये जो कॉलेज वगैरह खुले हैं वो ये नहीं, कॉलेज हम आपको बता दें। कॉलेज हमने, हमारे चाचा जी ने बताया, कॉलेज खुला, इंटर कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, सब कुछ बढ़िया करा। रोजगार मैंने नहीं कह रहा, सबसे पहले मिनिस्टर थे, सब सरकारी ड्यूटी में थे। रोजगार के लिए मुद्दे की बात है, वो हम अपने बलबूते पे करेंगे तो रोजगार मिलेगा हमें। तो रोजगार तो अपने बलबूते हासिल कर, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या हुआ? पहले क्या मैं बसपा में क्या मिनिस्ट्रेट था? 50% का भी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। अभी भाई साहब बता रहे थे जमीन का मुद्दा था। मैं मानता हूँ कि जमीन के मुद्दे से हमारे जो बादलपुर के ग्रामवासी हैं वो नाखुश हैं। वो नाखुश क्यों हैं? क्योंकि उनको 7/11 का मुआवजा मिला था, उससे वो खुश नहीं है। 14% की वृद्धि हो गई, उसके बाद 64% का मुआवजा और मिल गया इन सारे गांव के लोगों के लिए, फिर भी खुश नहीं है। तो ये इसमें बहन जी की आप सरासर गलती नहीं बता सकते। आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि को भी पकड़िए ना, यहाँ का जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो रिपोर्ट प्रतिनिधि बहन जी को देगा, आप बहन जी पर उस पर सहमति पर साइन करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आप ये बताइए कि आपने बोला कि मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, वो बादलपुर आते जाते हैं? कभी कभी उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानी का चुनाव हरवा दिया, ये बोल रहे हैं प्रधानी चुनाव हरवा दिया। हुआ, ये भी सही कह रहे हैं। इनके परिवार से एक बच्चे का, उनके बहन जी के परिवार से मर्डर हो गया था, उसमें हमने सहायता की। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उसमें मर्डर हो गया था लाल कुआं में। आपके परिवार के किसी व्यक्ति का मर्डर, के परिवार से बहन जी के मर्डर हो गया, बच्चे का कोई 20-22 साल का था। उसमें हमने इनको ये सजेशन दिया कि आप बहन जी के पास जाओ, आपके परिवार से है। वहाँ 1.5-2 घंटे ये बाहर धूप तप तापकी में खड़े रहे, पानी भी नहीं मिला इनको, काहे की बहन जी रहेगी। सही बात है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं वहाँ पे गया था, मैं मानता हूँ मैं भी गया था वहाँ पे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का। ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके मोदी जी से या योगी जी से मिल लूंगा। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टमेटिक काम होता है, एक सिस्टम होता है, नहीं होता है। ये तो आप भी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर में या ऑफिस में जाके घुस जाऊंगा। एक प्रोटोकॉल बताइए। ऐसा है, प्रोटोकॉल हमारे लिए भी होता है, लेकिन परिवार की जहाँ बात आ जाती है, बहन बेटी जो होती है गाँव की सबसे पहले होती है। पहले डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब आपकी कितनी जमीन गई थी इस अधिग्रहण में? ये दर्द उसको ही पता है जिसकी जमीन जाएगी, उस किसान को ही पता है। नहीं गई थी, ये पूछना ना आप इनसे, ये दर्द उसको। कितनी जमीन? मेरी बात सुनिए, दर्द मैं मानता हूँ, तुम्हारा दर्द बिल्कुल एकदम जायज है, मैं मानता हूँ दर्द जायज है, लेकिन FIR तो निकालो, लेकिन फोन नहीं रखना है। इसमें आप सरासर बहन मायावती को नहीं आप दोष दे सकते, पार्टी छोड़ दी, दोष नहीं दे सकते। तो ये था आज का दिन भर, वक्त हो गया है विदा का। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर लिख भेजिएगा। इसके अलावा हम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, इन सभी पर हैं। यहाँ दिन भर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।